हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में आपने हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन आपने किया है। आज आपको काव्य साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया गया था उसके अंतर्गत रीतिकाल का अध्ययन करना है। रीतिकाल जिसकी समय सीमा सन 1645 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक रही थी, लेकिन इस रीतिकाल के नामकरण के बारे में हम पहले जानेंगे कि रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल के भी नाम से जाना जाता है। और इसका नाम रीतिकाल इस कारण से पड़ा था क्योंकि रीतिकाल के समय के इस अंतराल में जो भी काव्य रचनाएं की जाती थी वह सभी काव्य रचनाएं काव्य शास्त्र की परंपरा के अंतर्गत, रीतियों के अंतर्गत, लक्षणों के अंतर्गत वह रचनाएं की जाती थी। यानी इस समय के अंतर्गत रीतिकाल के जो भी काव्य रचनाएं होती थी वह काव्य रचनाएं रीति ग्रंथों के अधीन थी, लक्षणों के अधीन वह काव्य रचनाएं की जाती थी, जिसके कारण से इसका नाम रीतिकाल पड़ा था। और इस रीतिकाल के काव्य साहित्य में श्रृंगार रस की प्रधानता हुआ करती थी। श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण ही रीतिकाल को कुछ विद्वानों ने श्रृंगार काल के नाम से भी संज्ञा इसकी दी है। तो रीतिकाल के बारे में हम जानेंगे कि रीतिकाल का जो समय विभाजन था जो सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक चला था, और इस समय लोगों के मन में श्रृंगारी साहित्य के प्रति आकर्षण बढ़ता गया था। और इस काल के कवि अपने अपने भावों को जो साहित्यबद्ध करते थे, साहित्य में जो लिखते थे, उसके आधार पर रीतिकाल का 3 भागों में विभाजन किया गया है। इस साहित्य में जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो पहला है रीतिबद्ध काल। रीतिबद्ध, और दूसरा है रीतिमुक्त, और जो तीसरा काव्य इस रीतिकाल के अंतर्गत मिलता है वो है रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध यानी रीतिकाल को इसकी जो काव्य रचनाएं थी वो 3 भागों में विभक्त थी: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो इस प्रकार से रीतिकाल में 3 तरह के काव्य साहित्य मिलते थे। एक वह कवि थे जो रीतियों में बद्ध करके, माने साहित्य की जो परंपरा है, जो साहित्य की रीति है, उस रीति में बद्ध करके साहित्य की रचना करते थे। एक थे जो रीति मुक्त थे, यानी उनके साहित्य में किसी प्रकार के रीति की स्वतंत्रता होती थी। और तीसरा जो था वह रीति सिद्ध काव्य धारा थी। इस रीति सिद्ध कवि में सबसे जो प्रमुख नाम आता है वो है बिहारी लाल जी का। बिहारी लाल ये रीति सिद्ध कवि थे। बिहारी लाल जी रीति सिद्ध थे
और उसके बाद जो रीतिबद्ध काव्यधारा थी, रीतिबद्ध काव्यधारा में नाम आता है केशवदास। और रीति मुक्त में जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है घनानंद। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्यधारा के ये प्रवर्तक रहे थे, ये अगुआ रहे थे। अब अगर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि की बात की जाए जिसमें केशवदास का नाम आता है, और अगर मान लीजिए कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि केशवदास की 2 रचनाओं का नाम या 1 रचनाओं का नाम लिखिए, तो रीतिबद्ध काव्य, या मान लीजिए पूछा गया रीतिबद्ध काव्यधारा के किसी एक कवि का नाम बताइए, तो उसमें केशवदास है। और केशवदास की जो सबसे प्रमुख रचना है वो है कविप्रिया, दूसरी रामचंद्रिका। और अगर घनानंद की बात की जाए तो घनानंद की जो रचना है इसमें सुजानवती, प्रेम सरोवर, ये घनानंद जी की रचना है। और बिहारी की रचना केवल एकमात्र इनकी रचना है जिसे बिहारी सतसई का नाम दिया गया है। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई बिहारी लाल जी की सबसे प्रसिद्ध रचना, जिसमें 719 दोहे लिखे गए हैं। यानी बिहारी लाल ने अपनी जो रचना बिहारी सतसई की है, इसमें 719 दोहे लिखे हैं। इसी कारण से इसे सतसई का नाम दिया गया है।